आज़ादी के ठीक बाद एक नए नवेले देश के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या था? यही कि करोड़ों लोगों की गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए देश की अर्थव्यवस्था को किस रास्ते पर ले जाया जाए। बिल्कुल। और इसी सवाल के जवाब में भारत ने एक बहुत बड़ा प्रयोग शुरू किया, जो 1951 से शुरू हुआ और 2017 तक, यानी लगभग 66 साल तक चला। हम बात कर रहे हैं पंचवर्षीय योजनाओं की। हाँ, 5 ईयर प्लान्स की। ये सिर्फ सरकारी दस्तावेज नहीं थे, ये भारत के आर्थिक भविष्य को लेकर देखे गए सपनों का एक लेखा जोखा थे। और ये आइडिया आया कहाँ से था? ये सोवियत संघ से प्रेरित था, जहां 1928 में स्टालिन ने इसकी शुरुआत की थी। पर दिलचस्प बात यह है कि भारत में इसकी जड़ें आजादी से भी पहले की हैं। अच्छा। हाँ, 1944 में जे.आर.डी. टाटा और जी.डी. बिरला जैसे बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर एक बॉम्बे प्लान तैयार किया था, और उसमें भी एक सरकार नियंत्रित नियोजित अर्थव्यवस्था की ही बात थी। आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे भारत खेती से शुरू करके भारी उद्योगों की तरफ मुड़ा और कैसे आखिरकार इस पूरे मॉडल को ही बदल दिया गया। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है 1951 से। पहली पंचवर्षीय योजना, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे संसद में पेश किया। उस वक्त माहौल कैसा था? देश का बंटवारा, शरणार्थियों की समस्या, खाने की कमी। जाहिर है, पहली प्राथमिकता पेट भरना ही थी, इसीलिए पहली योजना का पूरा फोकस कृषि पर था। इसे बनाने में एक युवा अर्थशास्त्री थे, के.एन. राज। उनकी बड़ी भूमिका थी। और उनका क्या तर्क था? उनका मानना था कि भारत को एकदम से छलांग नहीं लगानी चाहिए, पहले कुछ दशक धीरे धीरे मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। इसी सोच के तहत बांधों और सिंचाई में बहुत निवेश हुआ, जैसे भाखड़ा नांगल बांध। और ये योजना एक मॉडल पर आधारित है ना, हैरोल्ड डोमर मॉडल। ये सुनने में तो बड़ा जटिल लगता है, इसका असल मतलब क्या था? हाँ, नाम थोड़ा तकनीकी है, पर इसका जो बेसिक आइडिया है वो बहुत सीधा है। ये मॉडल कहता है कि किसी देश की ग्रोथ रेट दो चीज़ों पर निर्भर करती है। एक, देश कितनी बचत करता है, और दूसरा, उस बचत को निवेश करके कितना उत्पादन होता है। अच्छा, तो सीधी सी बात थी कि ज्यादा बचत करो, सही जगह निवेश करो। बिल्कुल, और अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। इसीलिए इस योजना में बचत बढ़ाने पर बहुत जोर था। और नतीजे कैसे रहे? क्या ये धीमी शुरुआत काम आई? ये उम्मीद से कहीं ज्यादा सफल रही। सच में? हाँ, टारगेट था 2.1% की सालाना विकास दर का, लेकिन हासिल हुई 3.6% की दर। वाह! और शायद इसकी सबसे बड़ी देन कुछ और थी। इसी योजना के अंत तक भारत में 5 IITs की नींव रखी गई। ये तो एक बहुत बड़ा फैसला था। एक ऐसा फैसला जिसने आने वाले दशकों में भारत के तकनीकी भविष्य को ही बदल दिया। यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। पहली योजना कृषि पर थी, कामयाब रही, तो लॉजिक तो यही कहता है कि दूसरी योजना को भी उसी रास्ते पर चलना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। दूसरी योजना जो 1956 से 61 तक चली, उसने तो जैसे यू टर्न ही ले लिया। यू टर्न? हाँ, अब जोर कृषि से हटकर भारी औद्योगिकीकरण और पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी कंपनियों पर आ गया। स्टील प्लांट, भारी मशीनें, ये सब प्राथमिकता बन गए। पर क्यों? जब एक रास्ता काम कर रहा था तो उसे छोड़कर दूसरा रास्ता क्यों अपनाया? ये उस समय की वैश्विक सोच थी। माना जाता था कि अगर किसी देश को सच में विकसित होना है तो उसे अपनी औद्योगिक ताकत बढ़ानी होगी। इसके पीछे जो दिमाग था वो थे मशहूर स्टैटिस्टिशियन पीसी महालनोबिस। अच्छा, महालनोबिस। उनका मानना था कि अगर भारत मशीनें और स्टील खुद बनाने लगेगा तो वो लंबे समय के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगा। और इसी सोच के तहत घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए इंपोर्ट पर भारी टैक्स लगाए गए। और इस बड़े दांव का नतीजा क्या निकला? ये योजना भी काफी हद तक कामयाब रही। टारगेट 4.5% का था और असल ग्रोथ रेट 4.27% रही। लक्ष्य के बहुत करीब। बहुत करीब। लेकिन इसका असर सिर्फ आंकड़ों से कहीं ज्यादा गहरा था। इसी महालनोबिस मॉडल ने उस लाइसेंस राज की नींव रखी जिसने दशकों तक भारतीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया। तो पहले दशक में दो बिल्कुल अलग रास्ते अपनाए गए, लेकिन तीसरी योजना के सामने सवाल था कि क्या इन दोनों के बीच कोई संतुलन बनाना मुमकिन है? यही कोशिश तीसरी योजना में की गई, जो 1961 से 66 तक चली। इसमें एक तरफ गेहूं उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया तो दूसरी तरफ उद्योगों को भी प्राथमिकता दी गई। खेत और फैक्ट्री दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश। हाँ, और साथ ही राज्यों को ज्यादा जिम्मेदारियां देने की भी शुरुआत हुई, जैसे सेकेंडरी एजुकेशन, पंचायत चुनाव, ये सब राज्यों को सौंपा गया। कागज पर तो ये एक बहुत संतुलित योजना लग रही थी, लेकिन असलियत कुछ और ही निकली। हाँ, ये योजना बुरी तरह से नाकाम हो गई।
कितनी बुरी तरह? लक्ष्य था 5.6% की बड़ी विकास दर का, पर हासिल हुई सिर्फ 2.4%। अरे, ऐसा क्या हो गया? इसके पीछे दो बड़ी वजह थी। युद्ध, युद्ध? 1962 में चीन के साथ युद्ध और 1965 में पाकिस्तान के साथ। इन दोनों युद्धों ने देश के संसाधनों पर भारी दबाव डाला। जो पैसा विकास पर लगना था वो रक्षा खर्चों में चला गया। तो इस विफलता का असर इतना गहरा था कि सरकार को पंचवर्षीय योजनाओं के सिलसिले को ही रोकना पड़ा। बिल्कुल, यहीं से योजना अवकाश यानी प्लान हॉलिडेज का दौर शुरू हुआ। सरकार ने माना कि 5 साल की लंबी योजना बनाने का ये सही समय नहीं है। तो फिर क्या किया गया? 1966 से 1969 तक 3 एक-एक साल की वार्षिक योजनाएं चलाई गईं, जिनका मकसद बस अर्थव्यवस्था को संभालना था। इस संकट और ब्रेक के बाद जब चौथी योजना आई 1969 में, तब तक देश की राजनीति भी बदल चुकी थी। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। हाँ, और उनकी योजनाओं में एक नई बात थी। चौथी योजना का लक्ष्य था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। स्थिरता, एक नया शब्द जुड़ा। बिल्कुल, यानी विकास ऐसा हो जो टिकाऊ हो। और इसी दौरान दो बहुत बड़े फैसले लिए गए। कौन से? पहला, 14 बड़े भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और दूसरा, हरित क्रांति को जोरों शोर से लागू किया गया। हरित क्रांति का जिक्र तो हम सब ने सुना है। इसका असर क्या हुआ? इसका असर जबरदस्त था। उन्नत बीज, खाद और सिंचाई की मदद से खासकर गेहूं और चावल का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। इसने भारत को अनाज की कमी से निकालकर आत्मनिर्भरता की राह पर डाल दिया। तो योजना सफल रही होगी? पूरी तरह नहीं। इन सब कोशिशों के बावजूद योजना अपने विकास दर के लक्ष्य जो 5.6% था उसे हासिल नहीं कर पाई। ग्रोथ रेट 3.6% पर ही अटक गई। इसके बाद आई 5वीं योजना, जो शायद अपने नारे के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है, गरीबी हटाओ। हाँ, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। अब सिर्फ ग्रोथ रेट के आंकड़े काफी नहीं थे। अब सवाल ये था कि विकास का फायदा गरीबों तक पहुंच रहा है या नहीं। और इसके लिए क्या किया गया? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी मिनिमम नीड्स प्रोग्राम शुरू हुआ। पीने का पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें पहुंचाने के लिए। अच्छा। इसी दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की नींव भी रखी गई और केंद्र सरकार को भी बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आने की अनुमति मिली। तो नतीजों के लिहाज से ये योजना कैसी रही? ये सफल रही। 4.4% के लक्ष्य के मुकाबले 4.8% की विकास दर हासिल हुई। लेकिन फिर राजनीति ने दखल दिया। ये योजना अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, है ना? सही कहा। 1978 में मोरारजी देसाई की नई जनता पार्टी सरकार ने इसे 1 साल पहले ही खारिज कर दिया। और उन्होंने एक नया प्रयोग शुरू किया, रोलिंग प्लान। ये क्या था? इसका आइडिया था कि हर साल योजना की समीक्षा की जाएगी और जरूरत के हिसाब से अगले साल के लिए नए लक्ष्य तय होंगे। मतलब ज्यादा लचीलापन। सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन ये प्रयोग भी ज्यादा नहीं चला क्योंकि 1980 में कांग्रेस सत्ता में वापस आ गई और उसने इसे भी रद्द कर दिया। इस राजनीतिक उथल-पुथल के बाद जब छठी योजना शुरू हुई तो इसे एक बहुत बड़ा मोड़ माना जाता है। इसे नेहरूवादी समाजवाद के अंत की शुरुआत भी कहते हैं। ऐसा क्यों? नियंत्रणों को खत्म किया गया और बाजार को थोड़ी और आजादी दी गई। ये उस राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था से एक हल्का सा बदलाव था। और इसी योजना में नाबार्ड की स्थापना भी हुई थी। हाँ, शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसने ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो कुल मिलाकर छठी योजना सफल रही? बेहद सफल। इसने 5.2% के लक्ष्य को पार करते हुए 5.7% की विकास दर हासिल की। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7वीं योजना के लिए एक मजबूत आधार तैयार हो चुका था। बिल्कुल। 7वीं योजना जो 1985 से 90 तक चली, उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पर ध्यान केंद्रित किया। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। हाँ, और उनका जोर टेक्नोलॉजी पर था। ये योजना भी बहुत सफल रही। लक्ष्य 5.0% का था, जबकि वास्तविक विकास दर 6.01% रही। तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब तेजी से दौड़ने के लिए तैयार है। हाँ, लिख तो यही रहा था। लेकिन फिर कहानी में एक और बड़ा संकट आया। 1991 का आर्थिक संकट। हाँ, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो गया था। हमारे पास मुश्किल से कुछ हफ्तों के आयात का बिल चुकाने के पैसे थे। संकट इतना बड़ा था
कि 8वीं योजना समय पर शुरू ही नहीं हो सकी। और इसी संकट की आग से वो सुधार निकले जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एलपीजी सुधारों को अपनाया गया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। हाँ, लाइसेंस राज को खत्म किया गया और दुनिया के लिए भारतीय बाजार के दरवाजे खोल दिए गए। इस बड़े बदलाव के बाद जब 8वीं योजना शुरू हुई तो उसकी प्राथमिकताएं क्या थीं? अब फोकस पूरी तरह बदल चुका था। लक्ष्य था उद्योगों का आधुनिकीकरण करना, ताकि वो ग्लोबल मार्केट में मुकाबला कर सकें। एग्जैक्टली। 1995 में भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का सदस्य बना। और यह योजना अविश्वसनीय रूप से सफल रही। 5.6% के लक्ष्य के मुकाबले 6.8% की शानदार विकास दर दर्ज की। अब हम योजनाओं के आखिरी दौर में पहुंच रहे हैं, 9वीं योजना, जो 1997 से 2002 तक चली। हाँ, इस योजना ने सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर जोर दिया। मतलब सुधारों का फायदा समाज के सबसे निचले तबके तक भी पहुंचना चाहिए। लेकिन ये अपने लक्ष्य से थोड़ा पीछे रह गई है ना? हाँ, 7.1% के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के मुकाबले 6.8% की वृद्धि दर हासिल की। इसके बाद की 2 योजनाओं में एक नया नारा बहुत लोकप्रिय हुआ, समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ। हाँ, इसका क्या मतलब था? समावेशी विकास का मतलब था कि विकास ऐसा हो जिसमें समाज का हर वर्ग शामिल हो, कोई पीछे नहीं छूटना चाहिए। 10वीं योजना का प्रदर्शन कैसा रहा? बहुत अच्छा। 10वीं योजना ने 8.1% का लक्ष्य रखा था और 7.6% की दर हासिल की। और 11वीं योजना में तो शिक्षा को लेकर एक ऐतिहासिक कानून भी आया। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये समावेशी विकास की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। इस योजना ने 9% का अभूतपूर्व लक्ष्य रखा और वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद 8% की ग्रोथ हासिल की। और अब हम आते हैं आखिरी पड़ाव पर, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। इसका विषय था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। धारणीय यानी सस्टेनेबल, एक और नया शब्द था। अब सोच ये थी कि विकास ऐसा होना चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। इसके लक्ष्यों में था हर गांव तक बिजली पहुंचाना और शिक्षा में लैंगिक असमानता को दूर करना। लेकिन ये भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना साबित हुई। हाँ, 2014 में सरकार बदलने के बाद योजना आयोग को ही भंग कर दिया गया। इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया? इसकी एक बड़ी आलोचना ये थी कि योजना आयोग एक टॉप डाउन मॉडल पर काम करता था। मतलब दिल्ली में बैठे कुछ लोग पूरे देश के लिए योजनाएं बनाते थे, जो जमीनी हकीकत से कई बार दूर होती थी। बिल्कुल। ये महसूस किया गया कि 21वीं सदी की भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये मॉडल अब उपयुक्त नहीं है। तो इसकी जगह क्या आया? इसकी जगह 2015 में आया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये योजना आयोग से कैसे अलग है? ये एक योजना बनाने वाली संस्था नहीं है, बल्कि एक थिंक टैंक या सलाहकार संस्था है। इसने पंचवर्षीय योजनाओं के पुराने ढांचे को खत्म करके 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, 7 वर्षीय रणनीति और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट का एक नया ढांचा पेश किया। तो कुल मिलाकर ये 1951 से 2017 तक का एक लंबा और उतार चढ़ाव भरा सफर था। बिल्कुल। कृषि से शुरू होकर भारी उद्योगों, युद्धों, संकटों, उदारीकरण और अंत में योजना बनाने के एक बिल्कुल नए मॉडल तक पहुंचना। इन योजनाओं को देखकर लगता है जैसे ये भारत की बदलती प्राथमिकताओं का आईना है। सही कहा। शुरुआत आत्मनिर्भरता से हुई, फिर फोकस गरीबी उन्मूलन पर आया और आखिरकार हम समावेशी और धारणीय विकास की बात करने लगे। और हर योजना के लक्ष्य और उसकी असल उपलब्धि के बीच का जो अंतर है वो अपने आप में एक कहानी कहता है। हाँ, एक विशाल अर्थव्यवस्था को चलाने की सफलताओं, विफलताओं और चुनौतियों की कहानी। ये स्रोत हमें बताते हैं कि इस आर्थिक इतिहास में क्या और कब हुआ, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। एक केंद्रीकृत योजना आयोग से एक सलाहकार संस्था नीति आयोग में बदलना, क्या ये सिर्फ नाम का बदलाव था या सोच का? क्या इसका मतलब ये है कि केंद्रीकृत योजना का विचार 21वीं सदी की ग्लोबल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अब अप्रासंगिक हो गया था? ये सोचने वाली बात है।